Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vasishta सेशन, इवनिंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के इवनिंग के सत्रों में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर ऑन 75th सेशन ऑफ योग वाशिष्ठ। आज हम लोग अपने सत्र के डायमंड जुबली अमृत महोत्सव जिसे कहते हैं उस 75th सत्र में पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा हटके संडे स्पेशल यह सत्र रहेगा जहाँ पे हम लोग एक इंटरस्टेलर नामक जो मूवी आई थी उस मूवी को हम लोग उसकी पहले स्टोरी देखेंगे, उसके फिर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप उसमें से क्या है, उसके अंदर से अपने क्या क्या टेक अवे हो सकते हैं, उन सब टेक अवे को भी देखेंगे। उस मूवी से रिलेटेड यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो उस प्रश्नों को भी हम यहाँ पे चर्चा के माध्यम से रखेंगे और देखेंगे कि हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं। तो रोज की तरह आज का यह सत्र हम लोग हिंदी में करेंगे। यूजुअली अपने जो इवनिंग के जो सत्र होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, बट टुडे सेशन विल कंडक्ट इन हिंदी। तो आज का यह सत्र हिंदी में करेंगे। तो सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार यदि हो रहे हो तो
और यदि अब भी जो थोड़ा बहुत भाव अहम का बाकी है, वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें। गुरु कृपा से यदि इसी क्षण हम लोग मुक्ति का अनुभव कर ले, सदेह मुक्त हो जाए, तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश भक्ति के लिए, सेवा के लिए, इस ज्ञान को फैलाने के लिए यहाँ पे लौट के आना भी पड़े, तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। एक हल्की सी मुस्कान के साथ गुरु का सानिध्य पाते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। तो चलो आज के इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इंटरस्टेलर माने दो जो अपने गैलेक्सीज होती है, दो तारों के बीच जो होते हैं ना, इंटरस्टेलर, एक गैलेक्सी से निकल के दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाना, इसको इंटरस्टेलर नाम से कहा जाता है। तो यह इंटरस्टेलर मूवी क्या थी, कैसी थी, किस कॉन्सेप्ट पे यह मूवी बनाई गई थी, यह सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग एक पंखुड़िया, जो फूल की पंखुड़िया खोलते हैं, वैसी पंखुड़ियों को खोलते खोलते धीरे 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 हम लोग इसके अंदर तक, तह तक जाएंगे। तो कहते कि यह जो इंटरस्टेलर नामक मूवी थी, इसका जो इंस्पिरेशन था, यह योग वासिष्ठ नामक जो अपना ग्रंथ था, इससे इंस्पायर हुई थी। जो भी लोग अभी तक योग वशिष्ठ के बारे में जानते नहीं है, या यह अपना जो वीडियो है पहली बार देखेंगे, उनके लिए हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि योग वशिष्ठ जो है, प्रभु रामचंद्र जी और अपने वशिष्ठ मुनि जो है, उनके अंदर जो संवाद हुआ था, उसी को योग वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। जो अपने बुक के रेफरेंस की तौर पर देखेंगे तो यह मराठी का बुक है, सुबोध योग वाशिष्ठ, सुमन महादेवकर जी, इनका यह बुक है। तो यह भी एक बुक है। इसके अलावा जो अपने स्वामी वेंकटेशानंदा है, सुप्रीम योगा, ये भी इसका बुक है, और ये स्मॉलर वर्जन है 365 पेजेस का, और इसका बड़ा वाला जो 1200 पेजेस, 780 पेजेस पीडीएफ फॉर्मेट में 1200 पेजेस लिखा है, यह भी वर्जन इसका उपलब्ध है। महारामायण के रूप में यहाँ पे महारामायण के रूप में यहाँ पे इसका हिंदी का वर्जन भी अवेलेबल है। हाँ जरूर, यहाँ पे हम लोग योग वशिष्ठ का एक ओवरव्यू भी आपको दे देंगे, ताकि आप बिल्कुल लॉस ना फील करें, यू विल फील कनेक्टेड। यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, आप पूरी तरह से इसके साथ जुड़े रह सकते हैं। तो इनके जब अपने प्रभु रामचंद्र जी रहते, यह जो बुक अभी देखे सिलेबस की तौर पे, तो यहाँ पे इसके 7 चैप्टर आते हैं। तो पहला जो चैप्टर होता है वो वैराग्य प्रकरण है, दूसरा जो चैप्टर होता है वो मोक्ष व्यवहार प्रकरण है, तीसरा जो चैप्टर है वह उत्पत्ति प्रकरण है, चौथा जो चैप्टर है वह स्थिति प्रकरण है, पांचवा जो चैप्टर है उपशम प्रकरण है, और छठा और सातवां यहाँ पे निर्वाण प्रकरण है। इस तरह से इस 7 चैप्टरों में करीबन 32,000 श्लोक जो है, यदि आप मराठी का बुक देखें तो करीबन 800 पेजेस में यह ग्रंथ, यहाँ 32,000 श्लोकों का पूर्ण तरीके से पूरा डिटेल में वर्णन के साथ यह सारे रसों को व्यक्त करते हुए ना, श्रृंगार रस ना, सारे घृणा का रस, अलग अलग प्रकार के रस इतने अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिव, जो काव्यात्मक ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया, तो बड़ा सुंदर है। जरूर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जरूर आप इसको पढ़े। अच्छा, पढ़ना माने कोई स्टोरी सिर्फ सुनना या कोई कहानी सुना, ऐसा नहीं है। यह ज्ञान इतना पावरफुल है कि जो प्रभु रामचंद्र जी को आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, यह जो ज्ञान है मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला, वही योग वशिष्ठ है। तो होता ऐसे, जब ऋषि वाल्मीकि जो इसको रामायण को लिखते हैं और उनके पुत्र ऋषि भारद्वाज इसको ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, तो उनको वो भी इससे प्रभावित हो जाते हैं, उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यह तो तुमने बहुत सुंदर यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी रामचंद्र जी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए, उस ज्ञान को भी इस जगत के कल्याण के लिए तुम कृपा करके उसको भी
तुम संगठित रूप पे यहाँ से अपने सामने प्रस्तुत करो। वहीं पे फिर ऋषि वाल्मीकि वशिष्ठ की रचना करते हैं, और वहीं पे होता है कि जब प्रभु रामचंद्र जी भ्रमण पे जाते हैं और भ्रमण से लौट के आते हैं, तो उन्हें एक वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, एक डिस्पैशन उनके अंदर आ जाता है, और अपने वैराग्य को वह पूरी तरह से यहाँ पे बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि यह जो लोक है, मैं इस लोक पे भ्रमण किया, यहाँ पे जाके मैंने देखा किस तरह से लोग छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह गए। यह लोग कैसे जानते नहीं कि इन छोटी छोटी चीजों से यहाँ पे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इससे दिखाई देने वाला जो सुख भी प्राप्त होता है, वह सुख भी बहुत टेम्पररी होता है, यह नाशीवंत सुख होता है। तो उनकी जीवन में वह प्रश्न आने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। उस आत्मज्ञान की तरफ। एक परमानेंट सुख यदि होता है तो कैसा होता है तो कहाँ पे मिलता है, उसके लिए मुझे क्या प्रयत्न करने चाहिए, ये सारे प्रश्न उनके मन में उठते हैं। तो वही फिर जब विश्वामित्र उनको लेने के लिए आते हैं, तो उनके सामने यह सारे प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, सारे वैराग्य को अपने आप को व्यक्त करते हैं। फिर विश्वामित्र जो है वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, कृपया करके इनको अपना ब्रह्म ज्ञान बताओ, ताकि वह भी अपने जीवन में आगे बढ़े, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सके, अपने जीवन के सारे कार्य को अपनी उच्चतम जगह पे जाके लेके उसको हम लोग परफॉर्म कर सके। इस तरह से वशिष्ठ मुनि फिर उस ज्ञान को सुनाना जो शुरुआत करते हैं, तो वहीं पे बताते हैं कि अपने जीवन में इसको करने के लिए तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव भी पुरुषार्थ के बारे में कहते हैं, पुरुषार्थ में आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म अपना हो गया कि जो अपने जो किसी भी प्रकार के जो डेली रूटीन है, आप जो भी रोल प्ले कर रहे हो, उसकी सारे चीजों को करना, अपने धर्मों के शास्त्रों पे चलना, अपना साधा सेवा सत्संग जो गुरु वचन है उनके ऊपर चलना, यह सारा अपने लिए धर्म बन जाता है, अपने कर्तव्य बन जाते हैं। इस धर्म को निभाने के लिए यदि आपको अर्थ कमाना है तो उसके मीन्स कमाने हैं, तो उसको अर्थ कहा गया है। तो वह सारे मीन्स कमाने के लिए भी आपको अपने प्रयत्न जरूर करने चाहिए। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि काम, तो अपनी जीवन में अपनी जो कामनाएं होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को आईआईटी में पढ़ना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी को एक्टर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, कुछ भी आप अपनी जीवन में जो भी रोल प्ले कर रहे हो, उस रोल को ऐसा यदि सोचते कि वो सिर्फ मेरे लिए है, मेरा नाम कमाने के लिए, मेरा फेम मिलना चाहिए, ऐसा सोचते हो, ऐसी संकुचित वृत्ति में आ जाते तो सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। या उससे कुछ सक्सेस मिलता है भी तो उससे वो परम जो सुख होता है, आनंद होता है, तृप्ति होती है, वह उससे मिलती नहीं, बिकॉज वो टेम्पररी होती है, बिकॉज आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। लेकिन यदि इसी कामना को यदि आप इसमें परिवर्तित कर देते हो कि मुझे आईआईटी में जाना है, पढ़ना है, अपनी बुद्धि का यूज करना है, ताकि मैं कुछ यहाँ पे कुछ कर सकूं, तो जाके मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मुझे कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकूं, इस योग वशिष्ठ का ज्ञान भी यदि मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो इसको मैं सब तक पहुंचा सकूं। वह जो अपना अनुभव हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद गुरुदेव के सानिध्य में करते हैं, उसको मैं सब तक उस अनुभव को लेके जा सकूं, तब जाके फिर वो जो कामना होती है उसको एक बड़ा स्वरूप मिल जाता है, और फिर वो दुख में ना परिवर्तित होके सुख में परिवर्तित होके तृप्त होके ही जब आप उसको करने लगते हो, तो उसके सक्सेस के रेट बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये सारा यूनिवर्स आपकी मदद करता है उसे परिपूर्ण होने के लिए। ये होती है कामना, अपने जो मटेरियल वर्ल्ड में जो व्यवहारिक रूप से अपनी जो छोटी छोटी कामनाएं रहती है उसके बारे में। लेकिन बोलते हैं यदि मनुष्य जन्म मिला है तो तुम्हें अपना अल्टीमेट गोल कि मैं कौन हूँ, इस जीवन में मेरा पर्पस क्या है, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी होता है। तो वो मोक्ष जो है, वो लिबरेशन जो मुक्ति है, उसको प्राप्त करना ही अपने जीवन का एक अल्टीमेट लक्ष्य नो, जो आखिरी गोल होता है वो अपने जीवन में होना चाहिए। इस सारों को अपने जीवन में उतारने के लिए जो करना होता है वही आपका पुरुषार्थ हो जाता है, वही आपका वही प्रयत्नों से आपको हासिल करना है। तो ये तो पुरुषार्थ करना बता दिया, लेकिन कैसे करना वो भी बताते कि आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो बोलते आपके जीवन में आपको मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए। कौन से 4 द्वारपाल? तो पहले आते हैं श्रम और दम, इसमें अंग्रेजी में यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बोला गया है। दूसरा बोलते हैं आपका जो विचार, आपकी जो सेल्फ इंक्वायरी होती है वह जरूरी होती है। तीसरा बोलते हैं कि संतोष, आपके मन में तृप्ति, कंटेंटमेंट का होना आवश्यक होता है। और चौथा बोलते हैं साधु संगति, हैविंग द पीपल नो हु आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सदगुरुओं के साथ, गुरुदेव के साथ, उनका ज्ञान जो गुरु वचनों के साथ
चलना वह अपने जीवन में बहुत आवश्यक हो जाता है। शम और दम माने क्या? शम माने पीस ऑफ माइंड, शांत हो जाना, अपने आप में शांत हो जाना। देन उसके बाद में वो कैसे करे, तो बोलते उसको दम से हासिल करो। दम माने क्या? अपने जो विषय है, अपने इंद्रियों को जीत लेना, इंद्रजीत बन जाना, वही कहलाता है आपका दम। यदि आप उनको नहीं जीत रहे तो फिर आप में दम नहीं है, ऐसा कहते हैं। फिर उनको जीत लेना, तो वो शम और दम को लेके आप शांत हो जाओ। देन बोलते दूसरा होता है विचार। विचार किस तरह का आना चाहिए ना? तो बोलते मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ये सारे जो सेल्फ इंक्वायरी, जो सेल्फ की तरफ आपको बढ़ाती है आगे, उस तरह के विचार आप में आना जरूरी होता है। देन इसके बाद जो होता है अपना तीसरा जो होता है संतोष। ये करते समय मुझे ये करके बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, बहुत सारी तपश्चर्या के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं। इसी क्षण, इसी क्षण मुझे वह तृप्ति और आनंद की अनुभूति है। अनुभूति ही ऐसी है कि मैं ही खुद ही आनंद हूँ, मैं ही खुद ही मुक्त हूँ, मैं ही खुद मोक्ष हूँ, मुझ में ही सब कुछ समाया। इस समझ में आता है तो ठीक है, ये समझने की बात ऐसे है नहीं ये, लेकिन अनुभव जरूर में आता है। तो इस अनुभव के साथ रह के गुरुदेव कहते इसको मान लो। तुम मान लेके करोगे तो आपका राह जो है वो थोड़ा और आसान यहाँ पे हो जाएगा। बोलते इसको मान लो तुम। संतोष है, तृप्त है। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करना, वैसे भी यहाँ पे कुछ पाना है नहीं। लगता है कि कुछ पाना है तो बड़ा इल्यूजन होता है, माया होती है। पाना तो प्राप्त करना कुछ है नहीं, जो है वो छोड़ना है। तो वह जो चीज होती है वो संतोष। आज ही इसी क्षण में तृप्त हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, जो कुछ भी आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट हो जाओ। यह होता है संतोष। इस संतोष को अपने जीवन में तृप्ति में उतार लेते हैं तो ये मोक्ष की तरफ आपको आगे बढ़ा देता है। तीसरा यहाँ पे द्वारपाल बताया, और जो चौथा द्वारपाल बताया वो साधु संगति। साधु संगति, सत्संग में रहना, सत्य के साथ रहना, सत्य के सत्य पे रहने वाले लोगों के साथ सानिध्य बनाए रखना। वो आपको गिरने लगते तो गिरने नहीं देते, ऐसे पकड़ लेते एक दूसरे का। तो बोलते संगम में बहुत शक्ति होती है। तो फॉर्मर टीम, जैसे अभी देखो अपने आई मेडिटेट क्लब टीम कैसे अपनी अपनी जिम्मेदारियां सबने उठा ली है। हाँ, सुबह के सत्र में, आफ्टरनून के सत्र में अंजलि जी है, रचना जी है, संगीता जी है ना, प्रीति जी है, शलाका जी है, कविता जी है, कल्पना जी है। कितने सारे टीचर्स, कितने सारे वॉलेंटियर्स कार्यों को आगे आगे बढ़ा रहे करते हैं रोज, एवरीडे दे आर डूइंग इट। तो कितना बढ़िया सो संग हो जाता है, तो उसमें टूटने का एक डर नहीं रहता है। बिकॉज कोई ना कोई आके वो हरि के हजारों हाथ बन जाते हैं, तो फिर वो कोई कार्य रुकता नहीं, वो कार्य आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। तो वो साधु संगति, वह जो हाथ जो पकड़ लेते हैं, बोलते अपराशक्ति का जो मार्ग है, ज्ञान को देखते हैं, वो तो बड़ा लंबा होता है। पराशक्ति का मार्ग डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट शक्तिपात के रूप में गुरुदेव अपनी लाइफ में आ गए, तो उनकी उंगली पकड़ना और इस बात पे चलते रहना, तो ये चीज है। तो वो साधु संगति कहते हैं। ये मोक्ष के 4 द्वारपाल सेकंड चैप्टर में बता देते हैं। फिर उसके बाद में बोलते हैं ठीक है, तुम्हें मुक्त होना है तो पहले जान दो लो किस चीज से मुक्त होना है। तुम्हें अगर जानना है कि तुम कौन हो, किसके लिए, तो बोलते इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई उसको तो जानो, वह तुम्हें हेल्प करेगी इससे। बिकॉज जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से तुम यहाँ पे आए, उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इसको छोड़ोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, दिस समझ लोगे तो। तो बोलते इस जग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बोलते एक दिन जो अपना परमात्मा होता है उसको आप शिव कहे, ब्रह्म कहे, जिस नाम से भी आपको करना है, अल्लाह कहे, जीसस कहे, कुछ भी कहे, चैतन्य, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अलग अलग नाम से उसी को, एक ही चीज को पुकारते हैं। उसके यहाँ पे एक स्फुरन उठ जाता है। क्यों, ऐसे कोई रीजन नहीं रहता। जैसे समुद्र में लहरें उठती है उसी तरह से एक स्फुरन पैदा हो जाता है कि मुझे कुछ तो करना है। शांत बैठे आराम से नहीं, मुझे कुछ तो करना है। तो फिर वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं, और फिर वहां पे वो चैत्य जो है ना, विषय जो होते हैं, उनका वहां पे प्रभाव हो जाता है। और फिर वहां से वो अपने चित्त को बना लेते हैं। चैत्य माने विषय, और चित्त माने मन। जो चित्त जो मनन करता है, इसलिए उसको चित्त को मन भी यहाँ पे कहा गया। तो उस चित्त ही अपने आप ये क्या करना है लगता है, अपने आप को व्यक्त करने लगता है। अपने आप को व्यक्त करते करते फिर पंच तन्मात्रा आ जाते हैं। 5 एलिमेंट जो होते हैं अपने पंच तत्व महाभूत जो होते हैं, उनका उदय हो जाता है। और फिर उसका उदय करते करते ऐसे ही अलग अलग नाम, ऐसे ही अलग अलग फॉर्म, ऐसे ही करते 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 इस ब्रह्मांड की यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है। तो बोलते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ चित्त में ही हुई है, सच्चाई में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो दिस इज अ मेन कॉन्सेप्ट।
दैट जो ब्रह्म है, चैतन्य चैतन्य है, वह तो अपना एक है बस, उसके अलावा जो भी है वह सब माया है। यह जगत एक मिथ्या है, यह जगत एक सिर्फ माया है। यह ऐसा, यह परम ज्ञान यहाँ पे बताते। तो बोलते ये क्रिएट हो जाता है, इस तरह की उत्पत्ति हो जाती है, तो यह तीसरे चैप्टर में बताते हैं। फिर आगे बढ़ते, ठीक है भाई उत्पत्ति तो ऐसे हो गई, लेकिन मुझे तो इसी स्थिति में जीना है, तो कैसे मैं इस स्थिति में जीऊं, इस जिंदगी को मैं कैसे इस जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। तो वो हमें स्थिति प्रकरण में यहाँ पे बताते हैं कि इसकी स्थिति, जगत की स्थिति अभी कैसे तुम्हें दिखाई देती है, तुम्हारे पंचेंद्रियों से तुम कैसे इसको ग्रहण करते हो, और इसकी सच्चाई क्या है। उस बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं, ठीक है भाई तुमने समझ लिया, अब इस बात को समझ लिया कि जगत की स्थिति कैसी है, चलो अभी इस जगत की स्थिति को और अपने मन को तुम क्या करो, शांत कर लो। तो शांत करना माने उपशम, उपशम करके अपना शम में आप आ जाओ, पीस ऑफ माइंड, उसमें पूरी तरह से स्थित हो जाओ। तो वो कहाँ पे मिलेगी, वो तो तुम्हें अंदर ही मिलेगी, बाहर ढूंढने का प्रयत्न करोगे तो मिलेगी, तो वो टेम्पररी मिलेगी। जैसे भगवत गीता में व्यास सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया। तो उसका वो एक उपाय है कि जो अपना जो कर्म है उसमें संन्यास ले लो। माने कर्म से संन्यास लेना माने कर्म रोकना नहीं, कर्म माने कर्मों को यहाँ पे योग वशिष्ठ में इसको थोड़ा अलग तरीके से बताया। कर्म माने जो आप जब क्रियाएं करते हो, एक्शंस करते हो, उसको यहाँ पे क्रिया बोला गया। उस क्रिया करते समय यदि आपके मन पे या आपके स्मृति पे जो संस्कार बन जाते हैं, जो इंप्रेशन बन जाते हैं, उनको यहाँ पे कर्म बोला गया। तो बोलते क्रियाएं करते रहो लेकिन कर्म ना बनने दो। माने अच्छा बुरा जो भेद कर लेता है ना, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा है वैसा है, ये मेरा ये तेरा है, ये जो भेद जो आ जाता है, ऐसे किसी भी प्रकार के भेद से अपनी क्रियाएं करते रहो, उस प्रकार के कोई इंप्रेशंस अपने अंदर बनने ही मत दो। तो आपके जो संचित कर्म है, आपके जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर आप तो मुक्ति हो। जिस क्षण आपको ये पता लग गया कि जो अंदर है, सब कुछ जो अंदर है मेरे अंदर है, उसी का अनुभव प्राप्त करते हुए बाहर की क्रियाएं चलने दो, फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा रोल आप प्ले करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने रोल को प्ले करते रहो और अपने आप को इस मार्ग पे आगे बढ़ाओ। तो कर्म ही नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो अपने आप अंतर स्थित हो जाएंगे, वही उपशम की स्थिति है। तो पांचवें व्यवहार में बताते हैं और बोलते हैं ऐसा कर करके यदि सीख लिया, ये 75वां सत्र आ गया है, ऐसे करते 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 आ गया, तो फिर किसकी ओर बढ़ोगे, तो बोलते फिर मुक्ति ही है। उसके बाद में फिर निर्वाण ही है, उन निर्वाण की तरफ ही बढ़ोगे, वो मुक्ति और लिबरेटी हो जाओगे। तो वो 6 और 7 चैप्टर में यहाँ पे योग वशिष्ठ में कहा गया। तो यदि आप योग वशिष्ठ को पहली बार इस सत्र के जरिए जुड़े हैं, तो ये बड़ा अपना सौभाग्य है कि कुछ तो हुआ, बड़े मूवी के माध्यम से क्यों ना हुआ, आज हम लोग योग वशिष्ठ के इसमें आ पहुंचे हैं। आज नहीं तो कल आपका भी यह योग वशिष्ठ का सत्र सुन के पढ़ के इसको अपने जीवन में उतारे ना, वाचन, देन श्रवण, मनन, चिंतन और निधिध्यासा, ये जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज किसी न किसी रूप में गुरु कृपा से हो गई है। तो बड़ा अपना तो सौभाग्यशाली माने कि हम लोग इस ज्ञान में किसी न किसी रूप से पहुंच चुके हैं। तो ये हो गया योग वशिष्ठ का एक ओवरव्यू कि योग वशिष्ठ क्या है। तो जरूर आप इसको पढ़े। ये सारे सत्र अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, सब जगह पे अवेलेबल है, लिंक्स आपको मिल जाएगी। आप जिस हमारे किसी भी वॉलंटियर्स को, मुझे, संगीता जी को, किसी को भी हमें पिन कर दीजिए, हम जरूर आपको ये सारी लिंक्स दे देंगे। अभी चलो आज के सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं कि इसी के आधार पे यह जो ज्ञान है यहाँ पे कि कोई अलग अलग ब्रह्मांड हो सकते हैं क्या, कोई अलग और भी पृथ्वी हो सकती है क्या, कोई और यूनिवर्स होते हैं क्या, पैरेलल यूनिवर्स होते हैं क्या, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके एक मूवी बनी है, उसी को हम लोग इंटरस्टेलर के नाम से जानते हैं। उस मूवी को आज हमने प्ले भी किया था, हमने आज उस मूवी को देखा। मैं होप करता हूँ कि आपने यहाँ पे नहीं तो कम से कम अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जो मूवी अवेलेबल है वहां पे देख लेना, यदि नहीं तक देखिए तो जरूर आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अलग अलग कैरेक्टर्स इस मूवी में आते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके मूवी के जो मुख्य कैरेक्टर है वो है कूपर। तो एक कूपर नामक एक फार्मर रहते हैं, वो वहाँ पे खेती करते रहते हैं। असलियत में तो वो नासा के पायलट रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके उस वहाँ की जो स्थिति जो रहती है उसको देख के वो जाके अपनी खेती करते हैं। उनकी एक बेटी रहती है, उसका नाम रहता है मर्फ। मर्फ करके जो उनकी बेटी रहती है, वो भी बड़ी ज्ञानी रहती है, वो थोड़े थोड़े इसमें इंटरेस्ट लेती है, स्कूल में पढ़ाई में तो करती है, बट उसका सारा जो चीज रहता है इस तरह के साइंटिफिक व्यू में उसका बहुत ज्यादा अपना मन रहता है। वहां पे ऐसे करते करते जब वो रहते तो उस पे वहां पे जो पृथ्वी रहती है,
प्लैनेट रहता है, उस प्लैनेट अर्थ में एक आपदा आती है, एक संकट आता है कि यहाँ पे जो अपने उनके जो सारे जो पिक रहते हैं, जो उनके क्रॉप्स रहते हैं, वह धीरे 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 नष्ट होते हैं। पहले तो गेहूं खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में भिंडी ओखरा खत्म हो जाता है, और फिर अभी नेक्स्ट नंबर जो है वो कॉर्न का आने वाला है कि कॉर्न भी यहाँ से नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाता है? पृथ्वी के जो वातावरण है, इस तरह से हमने ओजोन वायु खत्म, ओजोन वायु का जो होल पड़ गया था, उसकी वजह से यहाँ पे सब लोग बड़े चिंतित हो गए थे कि यदि ओजोन वायु खत्म हो जाएगा तो जो सूर्य के जो किरण है उसमें से अल्फा वाली जो किरण निकलती है वो बड़े अपने लिए कैंसरस होती है, और वो ओजोन वायु रोक लेता है, इसलिए हम लोग जीवित है, यहाँ पे निर्माण हुई है। लेकिन अगर वही खत्म हो गया तो क्या होगा? तो इस तरह की स्थिति, तो यहाँ पे भूमि में ऐसी कोई स्थिति दिखाई दी है कि वहाँ के सारे क्रॉप नष्ट हो रहे हैं, नाइट्रोजन वहाँ पे बढ़ रहा है, ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो रहा है, ये सारी स्थिति की वजह से वहाँ पे टिक नहीं पा रहे क्रॉप्स, बहुत ज्यादा वो धूल क्रिएट कर रहा है, और वो धूल की वजह से क्या होता है, वह सारे खेती नष्ट हो जाती है। तो खाने की बड़ी किल्लत है, तो इसलिए वो बंदा वो पायलट वगैरह छोड़ के यह यहाँ पे खेती वगैरह करता है। तो यहाँ पे फिर इस तरह से देखा कि एक ड्रोन जो है वो ड्रोन उड़ के आता है, और वो ये तो पायलट होता है, तो इसको सारे सिस्टम पता है, तो अपने लैपटॉप से उसको कंट्रोल में लेता है, उसको कंट्रोल करके ला लेता है। इस तरह से यहाँ पे दिखाया है। और एक जो पुत्र रहता है उसका नाम रहता है टॉम। तो टॉम का अपने पापा के ऊपर बहुत फेथ रहता है, उनके पिताजी डोनाल्ड वो भी वहां पे दिखाई दे, वो भी उनके साथ रहते हैं। तो फिर कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि जो वहां के उनका जो एक रूम रहता है, वहां पे बुक शेल्फ रहता है, और उस बुक शेल्फ में, उस रूम में कई तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, और जो मर्द रहती है वो अपने पिताजी से पूछते हैं, क्या यह भूत है क्या? क्या भूत मुझे कुछ ऐसे दे रहा है क्या? इस तरह से पूछती है। तो देखो यहाँ पे भूत की भी बात आ जाती है, कॉन्सेप्ट आ जाती है, घोस्ट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन क्या हुआ सचमुच में भूत होता है? क्या वो सचमुच में क्या होता है, वह जाके आगे चल के थोड़ा पंखुड़ियां और खुलेगी। हाँ, तो थोड़ा सा और पेशेंस। तो फिर वो बोलती है कि क्या है ये, तो वो बताता है कि ऐसा कोई भूत तो होता नहीं है। वो उस वक्त तक उसको कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। लेकिन वहां पे वो मर्फीज लॉ की भी बात चलती है, उसको बताता है कि मर्फीज लॉ क्या होता है। जो कुछ भी होना होता है वह होके ही रहता है, वॉट एवर कैन हैपन विल हैपन। अगर वो होने लायक होता है तो वो जरूर होता है, ये मर्फीज लॉ कहता है। तो फिर ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा होता है कि वहां पे बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, और वो तूफान में सब लोग फिर घर पे लौट के आते हैं। तो देखते हैं कि जो मर्फी जो रहती है उसका जो रूम रहता है, एक रूम, वहां पे उस रूम में वो खिड़की खुली रह जाती है, तो बहुत सारी धूल वहां पे आ जाती है। और जब वो देखते हैं कि जब वो धूल सेटल हो रही है, तो वो धूल ऐसे अपने जमीन पे ना ऐसे डैश, कोई थीन डैश और कोई थिक डैश, थिन डैश थिक डैश, इस तरह से वो अपने आप अपना बना लेते हैं। तो फिर वो पूरी रात भर वहां पे बैठ के वो सोचता है ऊपर कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद में जाके उसको पता लगता है कि अरे यार ये कोई भूत वूत नहीं है, ये तो ग्रेविटी है, और ये ग्रेविटी है जो कुछ तो हमें कम्युनिकेट कर रही है। और फिर वो एक वहां पे मॉर्स करके कोड होता है, तो वो मॉर्स कोड होता है बेसिकली बाइनरी 0101 में, और जो मॉर्स कोड होता है डैश डॉट 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 डैश डैश, तो वही वहां पे उसको दिखती है ना, थीन लाइन माने 0, और जो डैश जो थिक लाइन वो माने 1, तो उसी को कोड कर वो डिकोड कर लेता है, और उसको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो फिर वो कोऑर्डिनेट्स की तरफ वो जाना चाहता है, तो उसको लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई तो एक अदृश्य शक्ति है जो मुझे कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है, जरूर कुछ इसमें है। तो वह जाके फिर वहां पे उस कोऑर्डिनेट तक जाने के लिए निकलता है। तो मर्फ भी जिद करती है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, जाके उस कार में छुप जाती है, और अल्टीमेटली मर्फ और वो उनके पिताजी वो वहां पे उस कोऑर्डिनेट के पर पहुंच जाते हैं। वहां पे फिर दिखाया कि रात का समय रहता है, वहां पे एक उनको डोर दिखाई देता है, कि जाके वो कैंची से उस डोर के तारों को काटने लगता है, तो सडनली वासी कोई आता है और उन दोनों को पकड़ के उसको अंदर लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से दिखा है कि यहाँ पे एक टॉर्स नामक एक रोबोट होता है, वो रोबोट उससे वार्तालाप रहता है कि बताओ कैसे तुम्हें ये कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो यहाँ पे जो बोलते हैं कि ये तुम मुझे क्या सिखा रहे हो, मैंने ही तुम्हें बनाया है, मेरे जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस ने तुम्हें बताया है, तो मेरे से ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो हंसता है, और उसको बताने का जो कॉन्वर्सेशन था उसी वक्त वहां पे अपनी एक लेडी आती है, उनका नाम होता है डॉक्टर बॉन्ड करके। तो वह भी एक साइंटिस्ट ही होती है।
तो डॉक्टर बॉर्न उनको कहती है जरूर तुम बताओगे, हमारे पास है। बोलते क्या किया तुमने मेरी बच्ची को? बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं किया, कम ऑन चलो, डोंट वरी, नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। उसको लेके जाती है वहां पे, एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उस कॉन्फ्रेंस रूम में ये सारे वहां पे वार्तालाप करते हैं, उसको बिठा दिया जाता है। फिर वो उससे प्रश्न पूछते तुम्हें कोऑर्डिनेटेड मिले ही कैसे? तो वो धीरे धीरे बताता है, वो लड़की बोल देती ग्रेविटी की वजह से, सब लोग हंसने लगते, दे डोंट बिलीव इट, कैसा कोई कुछ हो सकता है, उनके बुद्धि की वो चीज फिलहाल के लिए परे होती है, बट ऐसा नहीं होता है, दे ऑल नो इट, बट वो हंसते हैं कैसे। तो फिर वो धीरे धीरे बताते कि देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एंड दैट इज हाउ वी गॉट दिस कोड, हमें इस तरह से यह कोड मिल गया, और उस कोड को कोऑर्डिनेट माध्यम से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। फिर वह भी अपने आप को वहाँ पे व्यक्त करते हैं कि हम लोग नासा से है, यह जगह बहुत ही सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को अभी तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम्हें यह संकेत मिल गया है, इसका मतलब तुमको किसी अदृश्य शक्ति ने इस काम में इन्वॉल्व करने के लिए चूज किया है, यू आर द चोजन वन। और फिर वहां पे उनको लेके जाते हैं, फिर उनका जो लैब होता है उसको दिखाते हैं, तो फिर वहां पे बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, पृथ्वी की परिस्थिति तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे सारे खाद्य अपने आप नष्ट हो रहे हैं, तो हम लोग इस प्लैनेट को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, और इस प्लैनेट के तहत ही हमारे कुछ 11 लोग इसको हमने पहले 10 साल पहले ऑलरेडी भेज दिए थे, उनमें से बाकी का तो पता नहीं, लेकिन 3 जगह से हमें सिग्नल्स मिले हैं, और अभी हमारा मिशन ये है कि अपना जो नेक्स्ट सैटेलाइट हम लोग जो भेजेंगे यहाँ पे, तो उसको हम लोग वहां पे भेज के हम तीनों प्लैनेट में जाके किस प्लैनेट में पृथ्वी जैसा वातावरण होने के चांसेस है, वह तुम्हें जाके रिसर्च करके हमें बताना है। और बाय दैट टाइम जो प्रोफेसर बॉन्ड माने डॉक्टर बॉन्ड के पिताजी, वो जो रहते हैं, और फिर वो जानते ही है इसको, बिकॉज ये भी कूपर भी वहां का नासा का पायलट ही होता है, तो बोलते यह जो अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं, उसके चलाने के लिए तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट और तुम्हारे जैसा तीक्ष्ण जो पायलट है, वो हमें कहीं और नहीं मिल सकता, शायद इसी की वजह से तुम्हें यहाँ पे लाया गया है। कैसे लाया गया ये सारी चीजें बाद में पता चलेगी। तो उसको वहां पे लेके जाते समझाते हैं, तो बोलते ठीक है बताओ मुझे प्लान क्या है आपका, व्हाट इज इट दैट, आपने क्या बनाया है प्लान। तो फिर उसको बताते कि देखो हमारे पास 2 प्लान है, प्लान ए है और प्लान बी है। तो हमारा जो प्लान ए है वो इस है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ लोग अपने जो गए हैं, आप लोग वहां पे जाओगे और वहां पे ढूंढोगे और हमें सिग्नल देगी कि यह पर्टिकुलर प्लैनेट रहने के लिए योग्य है। फिर हम लोग यहाँ पे जो प्रोफेसर डॉन रहते हैं, वो किस इक्वेशन के ऊपर काम करते रहते हैं, ग्रेविटी के इक्वेशन को, बोलते मैं उस इक्वेशन को पूरी तरह से उस वक्त तक सुलझा लूंगा, और देन उसके जरिए मैं सारे लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट वहां पे कर पाऊंगा, उनको वहां पे भेज सकता हूँ। हाँ, वैसे के वैसे ही, और यहाँ से इस दुनिया से उस दुनिया में, वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में, एक लोक से निकल के दूसरे लोक में मैं भेज सकता हूँ। तो बोलते तब तक मैं सॉल्व कर लूंगा। फिर वो ऐसे होता है कि ठीक है ये तो करना ही है, यदि पृथ्वीवासियों को सबको बचाना है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और तुम्हारा ये नेक्स्ट जनरेशन है जो मर्स वाला जनरेशन, वही खतरे में आ जाएगा, और उसके बाद में तो कोई इट विल बी एक्सटिंक्ट, ह्यूमन स्पीशीज विल बी एक्सटिंक्ट। तो बोलते उसको बचाने के लिए हमारा ये प्लान ए है, तो आप ये प्लान को ये करो। और बोलते ये वर्कआउट नहीं हुआ तो बैकअप प्लान क्या? तो बोलते बैकअप प्लान भी रेडी है। बैक प्लान भी ये है कि हमने क्या किया है ऑलरेडी, जो अपने पृथ्वी पे जो भी सारे स्पीशीज थे, उनके स्पीशीज के को लेके, डीएनए को लेके, उसको एक स्टोर रूम में अपना एक पूरा ये बना लिया है, डेटा बना लिया है। और उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जिस प्लानेट पे जाएंगे, वहां पे उसकी परिस्थिति होंगी, तो वही रिप्रोडक्शन सिस्टम को यूज करके उनको वहां पे जीवित करेंगे, प्रजीवित करेंगे, और उसको लेके वो सीड्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, डीएनए थे, उनको सब वहां पे पूरी की पूरी कॉलोनी एक बन जाएगी, वो कॉलोनी रिप्रोड्यूस करके दूसरे लोग को बनाएगी, इस तरह से अपनी ह्यूमन स्पीशीज और जो बाकी सारे स्पीशीज है वो भी बच जाएगी। तो ये प्लान बी में होता है। तो वो सब उनको साथ में लेके जाने वाले होते हैं। तो इसके लिए फिर ये मान जाता है, मर्फ जो बोलती है, तो मर्फ उनको मना करती है, बिकॉज मर्फ जो रहती है, वो मर्फ वहां पे बोलती है कि आप जब ये सब कुछ कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने ना ये जो रूम में है, जो आपने बोला ग्रेविटी है, तो मैंने भी ठीक है माना कि घोष नहीं कुछ तो है जो हमें कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। तो मैंने भी वो डिकोड कर लिया था, बोले वहां पे जो मॉर्स कोड वो बताता है मुझे, तो मैंने वो डिकोड कर करके निकाला, तो वहां पे एक ही वर्ड निकल के आया, STAY, स्टे करके। तो बोलते रहो। तो जब ये जाने के लिए निकलता है, तो बार बार वो मर्फ बोलती है
प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरे को यह संदेश दिया गया है, मैंने उसको अच्छी तरह से डिकोड किया है, आप जाओ मत, आप रहो, स्टे। लेकिन उसको लगता है तो बच्चे इमोशनल हो रही है, इसलिए मेरे को जाने से, मिशन पे जाने से रोक रही है। ऐसा करके फिर वो तो निकलता है, लेकिन निकलते समय उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मर्द, और मैं जरूर लौट के आऊंगा, आई विल कम बैक। हैव दैट फेथ, दैट विश्वास, जो ट्रस्ट है वो मेरे ऊपर तुम लोग को। ऐसा करके वहां पे निकल जाता है। फिर वहां पे दिखाते हैं कि वह अपने सारे के सारे लोग अपनी मिशन पे वह निकाल जाते हैं। तो यहाँ पे मिशन पे निकलते हैं माने क्या, तो जो अपना रॉकेट लॉन्च होता है, वो रॉकेट एसेंशियली जाके एक इंड्योरेंस नामक एक स्पेस शिप होता है, नो, जो अपने आकाश में स्पेस शिप होता है, वैसे ही वह स्पेस शिप होता है। और यह जाके जो इनका जो है वो उसके साथ जाके वो जुड़ जाते हैं। तो फिर अभी वो इंड्योरेंस में है, इंड्योरेंस को फिर वो रोटेट करने लगते हैं, तो उनकी फिर वो ग्रेविटी वहां पे बन जाती है, तो दे कैन इजिली वॉक, वॉक एंड ड्रॉप ऐसा उनका होता है। तो वो घूमता है। फिर उनका जो जो मिशन रहता है, जो इंड्योरेंस रहता है, यहाँ पे वो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है ना, कि किसी भी चीज को यदि हम लोग स्थिर है, तो उसको जब तक तुम फोर्स नहीं लगाते वो स्थिर ही रहती है। और कोई भी चीज यदि मोशन में है और उसको कोई और फोर्स नहीं लगाते, तो वो मोशन में घूमती जाती है। वही लॉ यहाँ पे अप्लाई करके ये लोग वहां पे जाते हैं आगे, क्योंकि स्पेस में क्या है, ये सब कुछ कोई रुकाव नहीं है। तो इफ देर इज नो फ्रिक्शन, देर इज नथिंग दैट यू कैन स्टॉप, एंड उसी को यूज करके वह आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद में फिर ऐसे करते करते वह वहां से उनको मैसेज भेजते, तो उसका मैसेज पहुंचाने के लिए जो प्रोफेसर बॉन्ड है वो मर्फ के घर पे जाते हैं, फिर अपने इनका मैसेज उनको सुनाते हैं। और फिर वो उसको बोलते हैं, वहां पे एक कन्वर्सेशन ऐसे दिखाया गया कि अब तक तो मार्स के पास पहुंच चुके हैं, आगे चल के यह सैटर्न के पास पहुंच जाएंगे जब नेक्स्ट उसका मैसेज आएगा। यह लोग अपने सैटर्न के पास पहुंच के वहां से उसका अवलोकन करते हैं। तो यह अपना जो आकाश गंगा है, मंदाकिनी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा से इसको क्या निकलना है, दूसरे किसी गैलेक्सी में इनको जाना है। कैसे जाए, डिस्टेंस तो इतना ज्यादा होता है कि ऐसे तो जा नहीं सकते। तो बोलते नहीं नहीं, ऐसा ये हुआ है, इससे पहले जो लोग होते हैं उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करके एक चीज ढूंढ के निकला है, किसके आसपास, यहाँ पे सैटर्न के आसपास यहाँ पे कोई एक जगह है जिसको वर्म होल कहते हैं। वर्म होल माने क्या, वर्म होल एक डक के भांति होता है। तो डक भी नहीं होता, वो डक को यदि पूरी तरह से यदि कर लो तो वो एक ऐसे स्पेरिकल बन जाएगा, स्पेरिकल दिखता है दिखने में। तो उनके साथ के जो साथी रहते हैं, डॉक्टर ब्रॉन वहां पे जाता है, जाती है लड़की जो रहती है, कूपर वहां पे जाते हैं, और उनके साथ में दो और साथी रहते हैं। एक का नाम रहता है डॉयल और दूसरे का नाम रहता है रॉमी करके। तो ये चार लोग वहां पे उस मिशन पे जाते हैं। तो फिर इसके बाद यह होता है कि वो रोमिली को वो वर्म होल दिख जाता है, बिकॉज नाउ वहां पे ऑलमोस्ट उनका स्पेसशिप वहां पे पहुंच चुका होता है। फिर वहां पे भी उस स्पेसशिप को वर्म होल के अंदर घुस के उनको उसके पार जाना है। तो फिर वही करते, यह जो वर्म होल होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, और फिर वर्म होल के उस एंड में जब निकल जाते हैं तो वो दूसरी गैलेक्सी में वहां पे पहुंच चुके होते हैं, दूसरे तारामंडल में पहुंच चुके थे। फिर वहां पे उनको एक ब्लैक होल दिखाई देता है, बड़ा सुंदर तरीके से वो ब्लैक होल ऐसे प्रकाशित होता है, और वो ब्लैक होल दिखाई देता है। ब्लैक होल माने क्या, थोड़ा साइंटिफिक रूप से देखेंगे तो ब्लैक होल माने इनफाइनाइट, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और बोलते हैं ब्लैक होल के अंदर यदि आप घुस गए तो घुस गए, उसके अंदर से कोई बाहर नहीं आता, आज तक कोई वहां से बाहर आया ही नहीं है। यह वो गिरता है, इसलिए इसको कृष्ण विवर भी बोलते हैं। कृष्ण माने द इनफाइनाइट अट्रैक्शन ना, इसलिए इसको कृष्ण विवर भी बोलते हैं। ब्लैक होल भी इसको कहते हैं। तो वो ब्लैक होल, तो ब्लैक होल के आसपास वहां पे ऐसे तीन तारे रहते हैं, तीन तारे नहीं, तीन प्लैनेट रहते हैं, और वो तीन में से इनको वह सिग्नल आते रहते हैं। तो इनका मिशन ये रहता है कि इन प्लैनेट्स पे को जाए और इन प्लैनेट्स के ऊपर देखे कि वहां पे जीवन उठने का चांसेस है या नहीं है। तो तीन चॉइसेस रहती है इनके पास। जो पहला चॉइस रहता है वो होता है मिलर नाम के, जो उनके दो पहले वाले ये रहते हैं एस्ट्रोनॉट, वो वहां पे जाते हैं, वहां से उनको मैसेजेस मिलते रहते हैं, मिलर। देन उस दूसरे होते हैं डॉक्टर मैन करके। वो जो डॉक्टर मैन होते हैं, तो पहले वाला जो लेजरस नाम का एक मिशन रहता है जिसके तहत ये लोग गए होते हैं, उसका वो कमांडर रहता है। तो वह जो होता है वो डॉक्टर मैन के एक ग्रह पे रहते हैं, वहां से भी उनको मैसेजेस आते रहते हैं। और जो तीसरा होता है वह एडमंड करके ना, एडमंड जो होता है ये साथी, तो एडमंड वहां से भी उनको मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो डिसाइड करना रहे कहाँ पे जाए, तो जो डॉयल रहते हैं वो बोलते देखो यहाँ से जो ये मिले हैं इसके डेटा के बेसिस के ऊपर सबसे ज्यादा पैनी इसी ग्रह के ऊपर है,
जो अपना मिलर वाला है और सब साथ में भी है, तो वहां पे ही हम लोग चलते हैं, वहां पे देखेंगे। लेकिन ये जो डॉक्टर बॉन्ड होती है नहीं, हम लोग तो वहां पे जाएंगे। लेट्स गो टू एडमंड, वहां पे ज्यादा ब्राइट चांसेस है, वहां पे ऑलरेडी समथिंग हैज ऑलरेडी हैपन, वहां का डेटा बहुत अच्छा है। तो ऐसे करते करते जब वो डिसाइड कर लेते, दे फाइनली चूज कि चलो लेट्स गो टू मिलर। तो फिर वहां पे और बड़ा सिद्धांत मस्त यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं जो कूपर रहते हैं, बोले देखो हमको जाएंगे जो ग्रह है उसके ऑर्बिट में हमें जाना पड़ेगा, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट हो जाएगी, साइड में वहां पे ब्लैक होल ही है। हाँ, तो इसका ऐसा करने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक होल वो जो अपना प्लैनेट है, उस प्लैनेट का ऑर्बिट है, उसके ऑर्बिट की एक साइड में चले जाते हैं, वहां से फिर उतरेंगे जाएंगे, उतरेंगे जाएंगे। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज उस ब्लैक होल के जितने पास में जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है, वहां पे जो समय होता है वो समय उतना ज्यादा धीमे हो जाता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे होता है। तो आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी आपको एक पिक्चर में आता है, जिस तरह से ये ट्रैवल करते हैं प्रकाश की गति से ज्यादा यह लोग चलने लगते हैं। देन उसके बाद में वहां पे जाके उस प्लैनेट पे जब उतरेंगे, तो वहां का ग्रेविटी इज 130% ऑफ योर अर्थ ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो समय होता है 1 घंटा जब बिताते हैं, तो अर्थ के ऊपर ऑलरेडी 7 साल ऑलरेडी बीत चुके होते हैं। तो इनका समय बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन फिर भी जाना तो होता है, जिंदगी बचानी सबकी। तो वहां पे वो क्या करते हैं, जो प्लान इसने बनाया था उसी प्लान के तहत वहां पे उतर जाते हैं। उतरते तो वहां पे देखते कि वहां पे बहुत सारा पानी है, और फिर वहां पे जाके देखते तो वो उनका जो मिलर जो रहती है, उसका जो स्पेसशिप होता था वो नष्ट हो चुका होता है ऑलरेडी। तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो ये शायद कुछ घंटे पहले ही आई होगी मिलर, और उनका जो सी है नष्ट हो गया, बिकॉज वहां पे सिर्फ पानी पानी ही रहता है। और वहां पे उनको देखते सामने माउंटेन है, थोड़ा केयरफुली जब ये देखता है ऊपर, तो माउंटेन नहीं है, इट इज दैट वेव जो क्लाउड को टच कर रहे, इतने बड़े बड़े माउंटेन जैसे यहाँ पे वेव आते रहते हैं। फर्स्ट वेव सेकंड वेव चलते रहते हैं, सुनामी की बाती, सुनामी के भी बाप बोल सकते हैं, इतने बड़े बड़े वो वेव रहते हैं। और उसकी वजह से ही वहां पे वो मिलर जो रहती जाने के तुरंत बाद कुछ ही समय में वो नष्ट हो जाती। लेकिन वो टाइम जो डिफरेंस है इतना 1 घंटा, और वो इतने सारे साल, तो इसीलिए हमको लास्ट 10 साल से यहाँ से आ रहे। तो ये बिल्कुल 10 साल मैंने कुछ मिनटों पहले एक कुछ आधे घंटे पौना घंटा पहले ही यहाँ पे पहुंची होगी, और अभी अभी यहाँ पे वो नष्ट हो गए। लेकिन उसके सिग्नल हमें मिले, तो हमको ऐसा लगा कि 10-10 साल से यह सिग्नल आ रहे हैं, यह स्थिति वहां पे उत्पन्न हो जाती है। फिर वहां से निकलने लगते हैं, तो और एक वेव आ जाती है, बड़ी वाली वेव आ जाती है। तो उस वेव में जो डॉयल नाम उनका जो एक साथी रहता है, वो पीछे छूट जाता है कैसे तो भी करके। जो केस नामक एक रोबोट होता है, वह और ये डॉक्टर बॉन्ड कैसे तो भी करके इसके अंदर घुस जाते हैं, उनकी जान बच जाती है और वहां से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो लौट के यहाँ पे आते हैं, तो देखते हैं रोमिली जो है वह वहां पे काफी उनका एज बढ़ चुका है। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ, तो वहां पे जो क्रायो स्लीप नाम की उनकी जो स्थिति होती है हाइबरनेट करने की, वो वहां पे सोता नहीं है, वो जागता ही रहता है। ऐसे करते करते वहां पे जाके देखते हैं, तो इनके यहाँ पे 3 घंटे बर्बाद हो चुके होते हैं। और जो इनिशियल 2 घंटे जो 2 साल उनको लग जाते हैं, हाँ, सैटर्न तक पहुंचने के लिए, वो 2 साल प्लस ये 3 घंटे माने 7×21=21, तो टोटल पृथ्वी पे 23 साल गुजर जाते हैं। वहां पे जो उनकी जो मर्फ रहती है वो नासा ज्वाइन कर लेती है, वो प्रोफेसर बॉन्ड के साथ काम करती है, और वो भी इनको मैसेजेस भेजती रहती है। तो वो पहली बार उनको जब मैसेज भेजती है, इनको तब इनके लिए तो 3 ही घंटे बीते, उसने तो मैसेज भेज भेज को तो थक जाते हैं, लेकिन इनको मिलते ही नहीं। तो फिर वो ऊपर जाके सारे मैसेज देखता है, तो देखता है कि उनकी बेटी उनकी ही उम्र की हो चुकी है जब उन्होंने अपना प्लैनेट अर्थ छोड़ा था, जबकि इनकी जिंदगी में सिर्फ 3 घंटे यहाँ पे बीते हैं। तो वो बड़ी हो जाती है, उसके एज की हो जाती है, और वहां पे मैसेज उनको भेजती है। फिर वो अभी इनके पास दो चॉइस है, इनको जाना है, इनके पास उतना फ्यूल भी ज्यादा नहीं रहता है। तो बोलते कहाँ पे फिर जाए, तो बोलते चलो ठीक है, फिर हम लोग जो अपने मैन है, डॉक्टर मैन, ही वाज द कमांडर, वहां से में बहुत मैसेजेस अच्छे मिल रहे हैं। तो तीनों के तीनों वहां पे के प्लेनेट चले। डॉक्टर मैन का प्लेनेट होता है, वहां पे पहुंच के वो क्रायोस्टिक में सोते हैं, उनको वहां से जगाते हैं। लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि यह जो डॉक्टर मैन है, अपनी जीवन में मरना ना चाहने की वजह से, जो जीवन की चाह है बचाए रखने के लिए, उनको जो मैसेज भेजते हैं वो फॉल्स मैसेज रहते हैं। वहां पे पृथ्वी जैसा कोई वातावरण नहीं होता है, वहां पे जीवन की कोई उत्पत्ति होने की कोई आशा फलित नहीं होती नहीं है। तो ये उस चक्कर में ये जो जब सोचते हैं
उसके बीच में उनको एक मैसेज मिल जाता है। जब वो वहाँ पे प्लैनेट पे होते हैं, उस प्लैनेट पे होते हैं, तो उनको एक मैसेज मिलता है कि जब वो डॉक्टर प्रोफेसर बॉन्ड जो होते हैं वो वहाँ पे गुजर जाते हैं। तो वो उनकी जो बेटी रहती है मर्फ, वो साइंटिस्ट रहती है, वो इनको मैसेज भेजती है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। वह जो आपके पिताजी थे वो गुजर चुके हैं और मरते मरते उन्होंने मुझे सच बता दिया है कि उन्होंने जो ग्रेविटेशनल का जो एक इक्वेशन था वो कई साल पहले ऑलरेडी तुम्हारे जाने से पहले ही सॉल्व कर लिया था, और उनको पता था कि प्लान ए कोई वर्क होने वाला नहीं है। वो चाहते थे वो प्लान बी को ही तुम सक्सेसफुल बनाओ। मेरी कोई तरीका नहीं यहाँ पे तुम्हें रोक के आने का। तो ये सुन के बड़ा उसको गुस्सा आ जाता है उस लड़की को भी, और वो बॉन्ड को बताती थी, बॉन्ड डॉक्टर बॉन्ड जो रहती है उसकी लड़की। फिर डॉक्टर बॉन्ड बोलते मेरे पिताजी ने पूरा अपना आयु इसमें लगा दिया, उन्होंने कभी मुझे भी ये सारी चीजें नहीं बताने। आई हैव नो आइडिया कि वो क्या बोल रहे थे इसके बारे में। तो उसको भी नहीं बताया रहता है। अल्टीमेटली मिशन ये रहता है कि ये लोग जाए यहाँ पे और जो प्लान भी है उसको एक्टिवेट करके एटलीस्ट ह्यूमन रेस को बचाए। यह लेकिन जो अपना ऊपर रहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसको तो एक इंटेंशन रहता है, उसको तो रहता है नहीं नहीं मैंने मेरी बेटी को प्रॉमिस किया कि मैं लौट के जाऊंगा, तो मेरा यहाँ पे जो काम है, मुझे जो असाइन एक्टिविटी है मैं उसको खत्म करके मुझे आप जाने दो, मैं चला जाऊंगा। वो चला जाएगा तो फिर ये लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर मैन है तो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। वो दोनों में ही झगड़े करता है, उसका ये निकाल देता है, ऑक्सीजन निकाल देता है, मरने की कगार पे ऊपर आ जाता है। लेकिन कुछ तो करके उसको आपने एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है जिसकी वजह से वो सिग्नल भेज देता है, और फिर जो डॉक्टर बॉन्ड है वो आके उनको बचा लेती है। तो फिर वो जाके बचते देखते हैं तो इसने ऑलरेडी प्लान करके रखा होता है। वहां पे विस्फोट होता है, और जो कैंप लगाता है और उसमें जो रोमिली नामक उनका जो एक साथी रहता है वहां पे वो मर जाता है। तो फिर वो अभी 3 ही लोग बचे, तो फिर वो तीनों भी दो दो स्पेसशिप रहते हैं उसमें से उड़ान लेके दे हैव टू कम बैक एंड कनेक्ट विद द इंडियर्स स्पेस का, बिकॉज अभी उनको थर्ड इसकी तरफ जाना है। यह होते हुए ऐसा होता है कि जो डॉक्टर मैन रहता है यह ऑथराइज तो होता नहीं उसका स्पेसशिप उसको कनेक्ट करने के लिए, लेकिन मानता नहीं है, वो मरना नहीं चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, प्रयत्न करता है उस स्पेसशिप को कनेक्ट करने का। उस चक्कर में जो स्पेसशिप का एक भाग होता है वो भाग नष्ट हो जाता है, उसमें वह भी मर जाता है। हाँ? अभी मर तो गया लेकिन स्पेसशिप को उसने धक्का भी दिया, और स्पेसशिप आकाश में एक धक्का देते तो उस डायरेक्शन में वो जाते रहता है, घूमते घूमते जाता है। लेकिन ये जो पायलट रहता है तो बड़ा चालाक रहता है, तीक्ष्ण रहता है। ये जाके अपने स्पेसशिप को, अपने जो उसका रेंजर रहता है उसको जाके समहाउ वो कुछ तो करके, पायलट रहता है एक्सपर्ट, उसको कनेक्ट कर लेता है और सक्सेसफुली वो कनेक्ट भी हो जाता है। फिर उसको डायरेक्शन देता है। अभी इनके पास दो चॉइसेस होती है। बोलते हैं ये तो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अंदर उसके कुछ तो देखो, एंड तुम जो हो डॉक्टर बॉन्ड तुम क्या करो, वो एडमंड वाला जो ग्रह है तुम वहां पे चले जाओ। तो उसके लिए उनको स्लिंग शॉट की जरूरत पड़ती है। स्लिंग शॉट माने क्या होता है, जैसे अपना कोई हम लोग किसी सपोज किसी वस्तु को डोरे से बांध लेते हैं और अपना उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको छोड़ देते हैं तो वो जो अपना सरकमफरेंस होता है उसका जो टेंजेंट होता है ना, उस टेंजेंट से वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। और सपोज यहाँ पे अपना एक छोटा सर्कल है, इसकी ग्रेविटेशनल सर्कल ये है, और उसके साइड में एक बड़ा है और उसका ग्रेविटेशनल ये ऑर्बिट है। तो ये छोटा वाला ऑर्बिट, ये बड़ा वाला ऑर्बिट, एंड देन उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से तुम छूट जाओ तो उसकी ऑर्बिट को आप पकड़ लेते हो। तो क्या होता है उससे, बेसिकली ये स्लिंग शॉट होता क्या है कि एक ऑर्बिट से निकल के दूसरी ऑर्बिट को किसी का पकड़ लो, तो ऑर्बिट में जब आप होते हो तो आपको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चलते रहता है। तो यही स्लिंग शॉट का यूज करके उसको करना था। तो जो ब्लैक होल होता है उसकी अवती भवती वो बहुत ज्यादा जोर से चक्कर लगाते हैं और वो स्लिंग शॉट में उसकी यान को छोड़ देता है। किसकी यान को, अपने डॉक्टर बॉन्ड की यान को, टूवर्ड्स द एडमंड्स प्लैनेट। लेकिन ये जब देखती है कि ये मेरे साथ आ नहीं रहा है, और उस वक्त ये क्या डिसाइड करता है, लेट मी एंटर इनटू द ब्लैक होल, मुझे जाके देखना है ब्लैक होल के अंदर क्या है। कौन सोचता है ऐसा, कुपर सोचता है। वो जाता है, वो ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है। फिर यहाँ पे ऐसी स्थिति यहाँ पे दिखाई दी है कि जैसे ही वो ब्लैक होल के अंदर वहां पे घुसता है, वो एक अलग ही दुनिया में जाके वहां पे लैंड करता है। और उसके सबसे ज्यादा आखिरी जो इमोशंस होता है, वो सबसे ज्यादा लगाव, वो प्रेम जो होता है, वो प्रेम ही उसको वहां पे काम में आता है। जाके देखता है तो वो अपने आप को, जो बुक शेल्फ रहता है उसके घर में, वो बुक शेल्फ के पीछे जो रहता है उस जगह में अपने आप को पाता है सूक्ष्म रूप से। तो सूक्ष्म रूप से यहाँ पे पाता है। तो यहाँ पे अभी उस जगह पे ना इन्होंने जो अपना वर्ल्ड जो है, वो जो 3 डायमेंशन रहता है, एक्स वाई जेड,
और हम लोग टाइम बोलते हैं, तो वह वहां पे टाइम इज ऑल्सो फिजिकल डायमेंशन। माने क्या, वो वहां पे मर्द को छोटी भी देख सकता है, चाहे तो आगे जाके जो मर्द अभी है उसको वो बड़ी भी, जस्ट उसको एक वहां से एक सीन से दूसरे सीन में जाना है बस, उसके जाके वो देखता है। तो फिर वो वहां पे पता लगता है उसको कि जो मर्द को जो कम्युनिकेट कर रहा था, जो ग्रेविटी के रोड के समझ रहे थे, वो कोई भूत नहीं था, वह यह कुपरी था, जो सूक्ष्म रूप से वहां पे पहुंच चुका होता है, और यह सूक्ष्म रूप से ही उनको वहां पे कम्युनिकेट करते रहता है। यही वहां पे, बिकॉज वहां पे तो, यहाँ पे तो इसके कुछ ज्यादा समय नहीं गुजरता है ना, तो वहां पे उसके कुछ समय वहां पे जाके उसको कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे जो उसकी जो घड़ी रहती है, उससे घड़ी से ही वही मॉर्स कोड यूज करता है, बाइनरी वाला, और उसका जो क्वांटम डेटा रहता है उसको उसको भेजना होता है। तो वो घड़ी को एक बार मैंने डैश एंड डैट डैट डैश डैश डॉट डॉट ऐसा करके उसको वो क्वांटम डेटा भेज देता है। जैसे उसको क्वांटम डेटा हासिल हो जाता है, उस जाके वो ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। बिकॉज ग्रेविटी ऐसी चीज होती है जो 3 डायमेंशन प्लस जो डायमेंशन ऑफ द टाइम, उसके परे जा सकती है। उसके परे जाके ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो कम्युनिकेट कर सकती है। इसलिए बोलते हैं जो परमात्मा होते हैं, जो होते हैं, उनको टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो इटर्नल इन नेचर है, टाइम कैसे है ही नहीं, बिकॉज जस्ट एक ग्रेविटेशनल की तरह वो एक एनर्जी रहता है। उसी की वजह से यह जो ब्रह्मांड में जो पराशक्ति रहती है, उसको टाइम के प्रति है, वो काल के भी बियॉन्ड है। ये यहाँ पे चीज हमें समझ में आती है। तो वही उसको कम्युनिकेट करता है, वो जाके इस इक्वेशन को डेवलप करती है, और फिर उसके बाद में जब उसका काम खत्म हो जाता है, तो उस स्पेस से वो निकल जाते हैं, फिर अपने आप को एक कूपर स्टेशन पे पाता है। तो कूपर स्टेशन क्या होता है, तो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो जो डॉक्टर्स रहते हैं, उसको साइंटिस्ट रहते हैं, उसको वेलकम करते हैं। बोलते मैं कहाँ पे हूँ, तो कूपर स्टेशन। बोलते मेरे नाम पे यहाँ पे आपने कूपर स्टेशन भी बना दिया, आपके नाम पे नहीं है, ये आपकी बेटी जो है मर्फी, उसने कुछ तो ढूंढ के निकाला, और उसकी वजह से ग्रेविटेशन का उस इक्वेशन सॉल्व करके उसने सारे लोगों को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे कुपर स्टेशन जो सैटर्न के पास है, यहीं पे उसने कुपर स्टेशन बना के यहीं पे एक दुनिया यहाँ पे बनाई गई है, जो आगे से जो प्लैनेट का जो यहाँ पे आएगा, अपने को एक संदेश आएगा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहां पे हम लोग फिर जाके वहां पे पूरे मनुष्य की स्थितियों को वहां पे कर देते। कुपर स्टेशन तो ऑलरेडी उन्होंने वहां पे कुछ मनुष्यों को वहां पे ऑलरेडी लेके आए। तो ये देख के जाता है, फिर बोलते हैं कि आपकी जो मरती है बेटी वो तो अभी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन जैसे उसको पता चला कि मेरे पापा मिल गए हैं, तो वो फिर जाके वहां पे आ रही है, कुछ ही घंटों में यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो आके वो मरती आती है, उसके सारे बेटे, उसके पोते पोतियां, सब उनका फैमिली वहां पे दिखाया है, और वो मरती अपने पापा से वार्तालाप करती है। तो बोलते मैं जानती थी कि वो आप ही हो, मैं समझ गई थी, मैंने सारी दुनिया को बताने की बहुत कोशिश की, आप ही हो जो कम्युनिकेट कर रहे हो मुझे, आप ही जो मुझे बता रहे हो, लेकिन ये दुनिया मेरी बात मान नहीं थी। उनको लगता है कि नहीं नहीं, तुमने ही साइंटिफिकली इसको सॉल्व किया है, लेकिन मुझे पहले से ही पता था, इट वाज यू हु इज गिविंग मी ऑल दिस नॉलेज एंड ऑल दिस सिग्नल्स। ऐसे करके बताते, फिर वो मुझको बोलते कि ठीक है तुम अभी अपने काम पे निकलो। बोलते कहाँ जाऊँ मैं, अरे जाओ ना, बोलते हो डॉक्टर बॉन्ड वहां पे गई है एडमंस प्लैनेट पे, वहां पे जाके फिर क्या परिस्थिति है। और मूवी के एंड में ऐसा दिखाते कि वो निकलता है वहां उसको जाने के लिए, और जो डॉक्टर बॉन्ड है वो वहां पे एडमंड प्लैनेट पे पहुंच चुकी होती है। एडमंड प्लैनेट पे वहां पे वो कैंप लगा दिया होता है, और वहां पे वो मनुष्य स्थिति, वहां पे सूरज भी उनको एक उसी प्लैनेट का अलग ही सूरज जो तारा होता है, वो पृथ्वी जैसी स्थिति वहां पे उपलब्ध होती है एडमंड प्लैनेट। तो जो एडमंड से है जो डॉक्टर बैठी वो प्रेम करती है, तो उसके प्रेम का जो खिंचाव रहता है, जो इंट्यूजन रहता है, वह इंट्यूजन ही हमेशा उसको खींचता है कि हमें एडमंड प्लैनेट पे ही जाना चाहिए, हमें एडमंड प्लैनेट पे ही जाना चाहिए। तो वो भी उनकी स्थिति वहां पे फलित हो जाती है, और इसके जो प्रेम, इसकी जो भावना है, जो फीलिंग्स जो अपने बच्चे के प्रति, अपनी ह्यूमन रेस को बचाने के प्रति रहती है, वही उसको उससे साथ कनेक्ट करती है। और उसी ग्रेविटेशन के जरिए, बिकॉज नाउ ही हैज गॉन बियॉन्ड द टाइम, टाइम भी एक जस्ट डायमेंशन बन गया। तो बोलते पांचवा जो आयाम है, वहां से ये सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं। और इनिशियली जब वो वहां पे जाते हैं, तो एक गैलेक्सी से निकल के दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं, तो जो डॉक्टर बॉन्ड से जो हाथ मिलाता है, वो हाथ मिलाने वाला और कोई नहीं रहता, यह वह उसी का रूप जो रहता है, जो इंटरस्टेलर पहले वो चिता के ऊपर ही आके वहां पे वो दूसरी दुनिया से उसके साथ हाथ मिलाता है, सूक्ष्म रूप ऐसा यहाँ पे दिखाया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, बड़ी ही अलग अलग तरह से मिराकुलस चीजों से फिर अल्टीमेटली वो अपने आप को कामयाब कर लेते हैं किसी और प्लेनेट में जाके वहां पे रहने के लिए। योग वशिष्ठ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहाँ कहाँ पे इन्होंने यूज किया है वो देख लेते हैं।
जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो यहाँ पे प्लैनेट का जो टाइम डिफरेंस बताया कि यहाँ पे 1 घंटा गुजर जाता है तो पृथ्वी पे 7 साल गुजर जाते हैं, यह कॉन्सेप्ट जो योग वशिष्ठ में कई साल पहले अपनी जो ऋषि मुनि है उन्होंने यह अपने आप के सामने व्यक्त किया था। कैसे बताते अपने ऋषि मुनि बताते टाइम का जो कालगणना था 4.32 मिलियन ईयर्स यहाँ पे पृथ्वी पे हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पे एक कल्प कहते हैं। वो कल्प में 4 युग होते हैं और जो उसका कल्प होता है ये कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। उनका 1 दिन जो होता है पूरा जन्म, उनका पूरा ब्रह्मा जी का जीवन बीत जाता है, वो विष्णु जी का 1 ही दिन होता है। विष्णु जी का पूरा जन्म निकल जाता है तो बोलते शिव जी का 1 ही दिन होता है। माने उनके सोच देखो कि किस तरह से उन्होंने इस काल गणना को यहाँ पे व्यक्त किया था इतने डेप्थ के लेवल पे, कि कैसे अलग अलग लोकों में अलग अलग काल गणना का मापन हो सकता है, यह चीज हमें यहाँ पे दर्शाता है। तो यहाँ पे ये चीज बोल दी गया। देन नेक्स्ट जो चीज जो काल जो होता है कि एक जो स्थिति होती है जो परमात्मा चैतन्य की जो स्थिति होती है अपने ये 3 डायमेंशन के परे जो स्थिति होती है, वहां पे टाइम इज जस्ट द 4th डायमेंशन, उसके परे आप निकल जाते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वहां पे वो भी दिखाया गया। अच्छा, इसको साइंटिफिक व्यू से अगर देखें कि कैसे यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा होता है, कैसे वहां पे 7 साल बनता है, तो वहां पे फिर से वही ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा होता है। साइंटिफिक व्यू भी यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। देन और थोड़ा आगे चल के देखिए कि योग शिष्ट का व्यू यहाँ पे कहाँ पे इसके अलावा यूज हो गया। तो एक का देखा हमने काल, दूसरा हमने देखा कि ब्रह्मांड, जो यहाँ पे एक गैलेक्सी होते हैं, दूसरा जो बोलते हैं दूसरा गैलेक्सी है, जो एक यूनिवर्स यहाँ पे होता है उस यूनिवर्स से वो दूसरे यूनिवर्स में ही वहां पे उसको पैरेलल यूनिवर्स की तरह वो सूक्ष्म के देह के बाती अतिवाहिक शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पे भी योग वशिष्ठ में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे पद्मराजा लीलावती और लीलावती सरस्वती अपने ही सूक्ष्म शरीर से अतिवाहिक शरीर से ट्रैवल करते दिखती है और वो अपने पास में ही चली जाती है। अपना जो वशिष्ठ ब्राह्मण जो उनका पास्ट जो रहता है पद्मराजा का रूप, वहां पे जाके उसको वह उसके लड़के के साथ वार्तालाप करती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी दिखाई गई है कि आखिरी में कैसे वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो पूरी मूवी में वो कम्युनिकेट करते रहता है वो अपनी मर्ज को। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे योग वशिष्ठ का कॉन्सेप्ट उठाया गया है। देन इसके बाद में दिखाते हैं कि अलग अलग जो किसी का जो चित्ताकाश जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो कूपर है जब वो ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है तो उसको अति सूक्ष्म रूप में उसके चित्ताकाश का उसको वह एक्सेस मिल जाता है। तो बोलते एक ब्रह्मांड के अंदर दूसरा ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड के अंदर तीसरा ब्रह्मांड, एक ही चिदाकाश जो है अपना जो बाहर का जो चिदाकाश है उसके अंदर जो चित्त के अलग अलग ब्रह्मांड आकाश जो ब्रह्मांड अलग अलग बने हुए, तो ऐसे कई सारे ब्रह्मांड यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे भी देखा है कि कैसे गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी कैसे दूसरे गैलेक्सी होते हैं, तो कई सारी गैलेक्सियां एक ब्रह्मांड के ऊपर, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड यहाँ पे होते हैं। ये भी कंसेप्ट यहाँ पे यहाँ से उठाया गया है। देन जो अपना आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है कि प्रकाश की गति से आप यदि और ज्यादा तेज भागने लग जाते हो तो देन यू पास द टाइम ना। तो जैसे वो ब्लैक होल के अंदर घुसता है एकदम इतना स्पीड से वो जाता है आगे, तो फिर ही गोज बियॉन्ड द टाइम ना। तो फिर टाइम का कॉन्सेप्ट आप पीछे छूट जाता है, आप उसकी गति को भी धीमी कर लेते हो। तो उसमें वहां पे उस कॉन्सेप्ट को भी विज्ञान के रूप से यहाँ पे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ पे बताया गया है। तो योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से यदि और देखा जाए तो बताते हैं कि सारी चीजें जो विज्ञान के रूप से हम लोग मन के लेवल पे, थॉट के लेवल पे, फिजिक्स जो रहता है उसके लेवल पे समझना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड उसके परे जो फीलिंग होता है, जो इंट्यूजन होता है, जो प्रेम होता है, जो ग्रेविटी होती है, उसको अब तक जो हम लोग चीजें ठीक से उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए, उस परमात्मा की एनर्जी को, उसका नेचर को पूरी तरह से अभी तक जान नहीं पाए। डिस्कवरी अभी भी चल रही है, लेकिन बोलते हैं वह बहुत स्ट्रांग होता है। तो देखो इसीलिए हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में जो इंट्यूजन बोलते हैं, एक इंट्यूजन हो जाता है अपने आप को। और वो इंट्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, उसको फिजिकली तो इतनी समझ नहीं सकते, लेकिन वो इंट्यूजन होता है और उस तरह से वो व्यक्त भी होते हैं। तो बोलते ये जो फीलिंग रहता है, ये जो प्रेम रहता है, यह सबसे बड़ी बात होती है। बोलते इसलिए भक्ति, इसलिए जो कनेक्शन है, कनेक्शन विथ योर डिवाइन, वह जो है वह बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों के लिए। तो वही देखो अल्टीमेटली जो एडमंड के पास जाना चाहती है डॉक्टर, वही होता है प्रेम की खातिर, वो प्रेम ही स्वरूप होता है। इसलिए बोलते उसको हम जानते तो नहीं, लेकिन
उसका अस्तित्व होता है जो हमें ऑलवेज इंडिकेशन देता है। वो अंतरात्मा हमें हमेशा आवाज देता है। और जो अपना कूपर रहता है उसका जो प्रेम रहता है सभी के बचाने के प्रति, एक जो डिवाइन कॉज है, जो डिवाइन कॉज की हमने बात की ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो काम रहती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं काम, मेरा नाम फेम होने नहीं, जगत को बचाना है, सारी पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना है, तब जाके पूरा विश्व कैसे उनको देता है साथ ना। तो वो एस्पेक्ट भी यहाँ पे योग वशिष्ठ का यहाँ पे हमें यूज किया हुआ दिखाई देता है। और अपने जानने के परे भी कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोग जान नहीं सकते, तो हैव अ फेथ ऑन दैट, वह श्रद्धा, वह जो कनेक्शन होता है, वो योग वशिष्ठ का वो भी कंसेप्ट यहाँ पे एक आखिरी रूप में जब दिखाए, तो ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पे दिखाई दे। तो ऐसे परिपूर्ण एक तरीके से यह मूवी हमें ज्ञान भी देती है, अपने को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करती है, साइंस के भी पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ जाते हैं और अध्यात्म के पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे आ जाते हैं। इसी नोट के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है इस मूवी से रिलेटेड, जरूर आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यदि आपको अपना तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करना है मूवी से रिलेटेड, तो जरूर आप कर सकते हैं। योग वशिष्ठ कोई और पहलू भी यदि आपको मूवी में दिखा, तो जरूर उसको भी आप व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, इसी के साथ इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। जय गुरुदेव। कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप खुद आराम से बात कर सकते हो। अनम्यूट का ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल टू यू। आप चैट का भी यूज कर सकते हैं और आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। Jai Gurudev, and thank you Someshwar ji for telling us this story in Hindi, which was very clear. बहुत ही clarity मिल गई, जिनको नहीं भी समझ में आया होगा कि वो और भी अच्छे से समझ गए. And the relation to Yog Vasisht from the movie, that was amazing. Really, I got it very well. कि वो कैसे time, gravity, new galaxies, how many, see the stories which we have. He was 10 young men sitting on lotus and they are meditating, and what they become the Brahmas and they create their own यूनिवर्स. तो वही वही हमने यहीं पे भी देखा ना, कितने रिलेशंस है उसके योग वशिष्ठ के साथ इस मूवी में. इट्स अमेजिंग दैट ब्लैक होल, दैट स्पीड एंड गोइंग बियॉन्ड टाइम. So we saw all this, no, Leelavati story and all. It is really very amazing. And of course, your mind, thought, and the physics going beyond that, that is still more amazing. That nature of your own self, and the discovery which is still on ki in this, कि भाई क्या है, और भी तो खोज कर रहे हैं सब लोग. The discovery is अभी भी चल रही है ना, है कि नहीं? Still we are into that only. And how they are coming and having the connection with the divine, because it was the divine cause that she took it up, saving the whole earth. So that was a divine cause. Means जब हमारा विजन जब बड़ा हो जाता है तो हमको यूनिवर्स भी साथ देता है, फुल यूनिवर्स. तो इसी तरह से वो बहुत ही अच्छा था. It was amazing. And how universal energy comes to support her, and the faith that is shown. Even वो जो श्रद्धा, जो विश्वास जो है कि होगा वैसा, तो वो हो ही जाता है. तो हमारा खुद का ही संकल्प है, खुद ही हम ब्रह्मा है और खुद ही हम उसको रचने वाले हैं. ये सारा जो है जगत, वो हमारा ही संकल्प है. इसी से ही वो पिक्चर बनी. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. आई लाइक इट एंड आई वुड रियली share this much. And the intuition, of course, which takes us, that is also very important. Yeah, so with this note, it was beautifully narrated by you and lovely. I enjoyed it. I hope others will have also enjoyed it. Thank you very much, Someshwar ji. Jai Gurudev. Over to all of you. You can also share. Yeah. जय गुरुदेव संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट. हाँ, जरूर आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं. कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी डिस्कस कर सकते हैं. एनीवे, साइंटिफिक भी और स्पिरिचुअल भी कुछ प्रश्न है तो जरूर आप यू कैन डेफिनेटली आस्क और कंट्रीब्यूट और व्यक्त करें अपने आप को जो भी करना है. भैया एक्चुअली आपने वो मूवी देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. वैसे
और जब इंसेप्शन का देखा था, आपने एक पॉइंट बोला था कि कैरेक्टर्स को पहले स्टडी करो और यू नो बाद में थोड़ा अच्छे से समझ आया, वो टिप अभी काम आया और अच्छा लगा ये। और एक और मतलब टेक अवे बोल सकते हैं या जो भी है, लाइक वो लड़की जब बात करना चाहती है पापा से, मतलब जब तक वो कोशिश करते तभी नहीं करती थी, जब उनका कम्युनिकेशन कट हो गया तो बहुत फील किया। और वैसे भी हमारे लाइफ में भी ना, जो लोग हमारे साथ हैं वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, ऐसे कभी मतलब काम के वजह से, गुस्से के वजह से, मतलब हम यू नो दैट दैट पॉइंट वाज लाइक थोड़ा। एंड वो छोटी थी तभी वो ग्रज पकड़ती थी कि पापा छोड़ के गए वो सब। तो वैसे हाँ, छोटे में बहुत सारे चीजें ऐसे पकड़ के बैठते हैं, पर जब बड़े होते हैं तभी तो उनके पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं। थोड़ा छोटी थी, समझ में नहीं आया, ठीक है, बट जब बड़ी हो गई और हम भी जैसे वी कैन अंडरस्टैंड कि किसी को पहले वो उन्होंने ऐसे क्यों किया होगा या वॉट एवर इट इज, वो सब तो लाइफ में थोड़ा अच्छा लगा भैया। अभी ये पर्सपेक्टिव आपने चेंज कर दिया, एंटरटेनमेंट से थोड़ा आगे देखते हैं अभी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस पद्म सुधा जी, बहुत ब्यूटीफुली। देखो ना, डोंट होल्ड ऑन टू द थिंग्स, व्हेन यू होल्ड ऑन टू ऑल दिस थिंग्स, इफ एट ऑल यू हैव टू होल्ड ऑन टू समथिंग व्हिच इज वेरी बिगर। वो छोटी सी बातें। लेकिन थोड़ा और एक भी एस्पेक्ट है पद्म सुधा जी यहाँ पे, जो बच्ची रहती है ना, वो बड़ी इंटेलिजेंट होती है एक्चुअली। उसको वो क्या करती है ना, मॉर्स कोड को जो उसके पापा उसको बताते हैं उसको डिकोड कर लेती है। और वो पापा चाहता है कि वो जाए नहीं वहां से, वो बोलता है स्टे 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 बोलता है, लेकिन वो सुनता नहीं है, वो चला जाता है। लेकिन उसको क्या पता है आगे जाके वह वही सारी चीजों को वहाँ पे ये करने वाला होता है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ही हैज ऑलरेडी रीच्ड टू दैट इंटरस्टेलर, जो हमें लगता है कि अभी हुआ है, अभी हमारे सामने ये लोग उसमें वर्महोल से घुसे नहीं, वो जो प्रक्रिया इंटरस्टेलर की होती है वो हो चुकी होती है पास्ट में। और वो अपने फ्यूचर को देखता है वो बंदा, उसी के अंदर, घर के अंदर घुस के। नो, दैट इज द गुपित, दैट इज अ सीक्रेट व्हिच इज नॉट बीन सेड हियर। और वह कहाँ पे क्लियर होता है, वो जो अपने डोनाल्ड के साथ, पापा के साथ वो मैच देखने जाता है ना, वहां पे बोलते हैं, वो जो बात करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा इसका रेफरेंस है कि जो इंटरस्टेलर जो माने जो एंटरिंग इनटू द इंटरस्टेलर, दैट एक्टिविटी हैज एक्चुअली हैपेंड 30 to 40 years बैक पहले। तभी जाके वो 23 साल आगे वो अपने बेटी के साथ, उसके साथ कम्युनिकेट करता है। ऐसा थोड़ा सीज है, तो इसमें मूवी में इसके बारे में बहुत खुल के नहीं बताया। दैट इज इन डेप्थ। अगर और ज्यादा थोड़ा देखेंगे तो और ज्यादा उसमें समय। तो वो जो स्टे लिखा होता है ना उसमें, वो उसको बताती है पापा के साथ, व्हाई डोंट यू बिलीव मी, आई इज कम्युनिकेटिंग टू मी, ही इज सेइंग डोंट गो, स्टे स्टे स्टे। बट नहीं मानता है वो, तो निकलता ही है। पर उसको तो जाना ही होता है, वो चला ही गया होता है। अभी तो वो सिर्फ वो देखता है, तो देख के तो भाई कंट्रोल नहीं कर सकता ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, सिर्फ देख पाता है कि ऐसा हो रहा है, बस देयर इज नो कंट्रोल। ये चीज है। फैंटास्टिक। और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है तो जरूर आप अनम्यूट करके जरूर व्यक्त हो सकते हैं। वुड लव टू हियर यू ऑल। हाँ, जय गुरुदेव वीना जी, प्लीज गो अहेड। हाँ, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने जो कनेक्ट किया ना, इट्स रियली आई ओपनर फॉर मी। मतलब हाउ नाइसली यू हैव कनेक्टेड द योग वशिष्ठा विद द साइंस एंड ऑल, एंड इट्स रियली ट्रू। we should really discover out these facts, how advanced we were in science too. हमने spirituality नाम दे दिया है, but we were beyond that imaginations what we people now thinking. So I'm really proud of being a part of this Indian culture, and हम यहाँ born हुए हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर हमें खजाना दिया है, only to unlock its mysteries. The thing which it really touched me, that first of all, in ancient time, the people, rishi munis and all, they were very strict. They were very strict in their rules and discipline and everything. So many mysteries they would not open it up until unless they get confirmed ki yeah, he is able to carry. And they used to receive the messages from the cosmos while doing the meditation. Only through the meditation they could reach and they could discover out and they could reveal the secrets of the universe.
beyond our imagination, how powerful a person it is. So that is why, ki don't go, the daughter is saying, and she's getting intuitions and all. So, similarly, the ancient rishis also, they used to put some certain rules and regulations. And many times, whenever it has been broken up, the things would not fall in its own place. So discipline in a life, which I might carried away, so that whatever Guru is saying, whatever the master is saying, the Jnani Purush is saying, something there in behind it. Second thing is that we can also communicate to the universe when we will really sit in meditation and remain calm and composed without any desire. That greediness to know more and more, that is also the stumbling block in reaching to the highest state of spirituality. So what we have, many times we gain the knowledge and we want to gain it more and more, that we should reduce it, then only just be like a child, be like whatever is happening, if you start receiving. That's why hollow and empty is the crux of art of living, if you will understand it. So why hollow and empty? Ultimately, we have to become the hollow and empty. Then only we can reach to that pinnacle. Otherwise, it's very difficult with the thoughts, with the whatever the impressions. If you'll carry on this one, you are not able to achieve that highest state of mind. And third thing is, which I understood, that whatever you are receiving through the intuitions, through whatever, every knowledge is scattered everywhere else. Only thing, you have to connect it with the that cosmos or with the universe. Then you start receiving, whenever you are sitting in a very calm and composed position and meditation, then only the thoughts comes, if you will understand. So how the way it's like this rishis used to get, that secret is also being given in that one. You cannot get the knowledge in a very disturbed mind. You need to be very calm and composed. You have to understand, and automatically you will start connecting even in one more movie which I noticed, the same theme was being taken from our Puranas, and they have given modifications and then they put it into it. I'm not able to recollect the name of that one, but I will let you know that it's the same thing. They are saying that we can connect with the universe through with intuitions and with the knowledge, with everything what our Rishi Munijis has said. So that is my takeaway, and I'm really awestruck to understand such a unfathomable knowledge. Still a lot more layers are uncovered. That is why, Guruji bolte bhi hai na, hum jo dekh rahe hain wo to it's illusion, it is a maya, but jo iske beyond hai, that is much more than what you can't imagine. Only thing, you have to connect it. So मुझे तो छोटी सी बुद्धि से एक ही समझ में आता है कि बस गुरु का फॉलो करते जाओ एक एक शब्द को, और भोले भाव से, जैसे जब बच्चा बैठता है ना, बच्चा, when the child is there, the child is easily can connect with the universe. You can, अगर आप उसकी रीडिंग करते हैं, कई साइंटिफिक तरीके से उसका रीडिंग भी किया गया है, a child can easily connect with the universe. But the more and more impressions we are getting, the more and more we are going outward world, and we are just illusioned and totally being भ्रमित हो जाना, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने रास्ते से भटक जाते. So bring that's why कहते हैं ना कि मैं बच्चा बनाने आया हूँ. गुरुदेव जो बोलते हैं ना एक एक शब्द, मुझे अभी आप जब बोल रहे थे तो एक एक शब्द याद आ रहा था उनका, गुरुदेव का. मुझे गुरुदेव के सिवा तो और उससे बड़ी और कोई गीता नहीं लगती, उससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं लगता. हर बार गुरुदेव की वाणी ना कानों में ऐसे पड़ती है, ओ ये तो गुरुदेव ने यहाँ बोला था, गुरुदेव ने ऐसा ही तो बोला था. सो बस उसका हाथ पकड़ लो, उसका पीछे का पल्लू पकड़ के वो देखो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं आपको, है ना. तो यही मुझे समझ में आया
कि we are sitting on a heap of that knowledge which is full of treasure, much like gems, and everything is there. Only thing you have to just discover it out. Jai Gurudev. जय गुरुदेव वीना जी, कितना सुंदर एस्पेक्ट ना। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं इसके बारे में कि ज्ञान शब्दों में नहीं है, ज्ञान दो शब्दों के बीच में है। You are the infinite source of energy. You are that seed of all knowing is already present. आपके अंदर ही है। तो बाहर ढूंढने लगते हैं, बाहर ढूंढने नहीं, आंखें बंद करो, अंदर जाओ, वो ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यही तरीका था ऋषि मुनियों को ज्ञान हासिल करने का। तो बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे बीना जी ने कहा कि करो, अपना शक्ति के मार्ग पे चलो, योग वशिष्ठ का हाथ पकड़ो, शास्त्रों का हाथ पकड़ो, अपने डिसिप्लिन में रहो, अपने तप तपश्चर्या जो भी कर रहे करो, अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज करो, उससे ना अटक के अपने गुरु का हाथ पकड़ लो। गुरु की जो उनकी उंगली पकड़ ली है जिंदगी में, बड़े सौभाग्यशाली हम है कि अपने जीवन में गुरु आए हैं जिन्होंने अपने मार्ग दिखाया है, सच्चा ज्ञान यहाँ पे अनुभव कराते हैं, जिसको कई सारे साल लग जाते हैं। हम लोग योग वशिष्ठ में उद्दालक की कथा देख रहे हैं। उद्दालक की कथा में हमने कल देखा कि किस तरह के अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल्स उनके जीवन में आते हैं। कल का सत्र जरूर अटेंड करना, उसके उपाय और सॉल्यूशंस क्या उन्हें मिलते हैं, योग वशिष्ठ पर क्या है, गुरुदेव ने हमें जो बताया उसका पर्सपेक्टिव क्या है, अपना स्वानुभव उसमें क्या है, इन सारों का कॉम्बिनेशन पतंजलि योग सूत्र का वहां पे क्या पर्सपेक्टिव, चारों का पर्सपेक्टिव को लेके उसके ऊपर एक उपाय के रूप में कल का सत्र हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो यस्टरडे सत्र जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखिए, उसमें सारे ऑब्स्टेकल्स हमने ऑलमोस्ट सारे ऑब्स्टेकल्स वहां पे कवर कर लिए और उपायों के बारे में कल कवर करेंगे। तो राइट नाउ लेट्स कम बैक टू द मूवी। यदि आपको अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अपने आप को अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हैं। हाँ भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संजय जी, प्लीज बोलिए। हाँ, मैंने अभी आपका ना मूवी देखा था, आपने 4 बजे से 4 to 6:30। तो उस समय मैं सोच रहा था कि ये कैसा हाउ रिलेटिंग टू योग वशिष्ठ, मतलब ज्यादा उस समय समझ में नहीं आया था। तो जब आपने एक्सप्लेन किया, नाउ वी कैन रिलेट टू द मूवी क्वाइट वेल कि भाई क्या उसका उस सीन का क्या महत्व है। वो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है, बहुत ही अच्छा लगा आपका वो विश्लेषण सुन के। क्वाइट enlightful, insightful for us, and we're thankful to you for all this knowledge. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संजय जी, धन्यवाद। जुड़े रहे इसके साथ। यह सत्र का जो संडे का रहता है स्पेशल रहता है, कुछ तो अलग करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सत्र चल रहे हैं। आज का टुडे जैसे हमने बताया 75th गोल्डन जुबली, गोल्डन नहीं डायमंड जुबली जो अमृत महोत्सव था वो था सत्र। तो ये चल रहे हैं सत्र और इसके सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर। जस्ट कनेक्ट कीजिए, उसकी लिंक ले लीजिए, यू कैन गो थ्रू दिस, परचेज द बुक, स्टार्ट रीडिंग योग वशिष्ठ। इट इज सच ए अमेजिंग नॉलेज जो यहाँ पे बताया गया ना, इट्स नॉट इवन अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत गहरा है, डीप है। और जैसे बीना जी ने बताया ना, उसके पूरे अंदर तक घुस जाओ तो फिर वो ध्यान में, ज्ञान की गहराई में से वो डाउनलोड होने लगता है। वो तो हम लोग अनुभव ले रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, और ये साथ में अपरा शक्ति के मार्ग को भी धीरे धीरे क्यों ना अपना जितना होता है उसमें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड, डू ज्वाइन दोस सेशंस, डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग दैट विल हैपन। थैंक यू सो मच संजय जी। और कोई अपने आप को व्यक्त करना चाहता है तो जरूर अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। सोमेश्वर जी। Yeah, anybody else would like to share? Please come back. हाँ, मैं एक पॉइंट और मुझे अभी ख्याल आया, अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो। प्लीज। कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जो इसमें बताया ना मूवी के अंदर, इट्स रियली हमारे योग वशिष्ठ में वो ऑलरेडी मेंशन जो किया गया है, कितना इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंसी कितना है। वो मैं देखती हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन में जाते हैं ना, मतलब डीपली मेडिटेशन में जाते हैं, you know, you will feel so light and so all blank, blank state,
that is you are going beyond that one. तो अगर आपका वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि हम इस धरती के ऊपर अगर अस्तित्व है only because of that one, we know everything, but still through the different emotions, like greed, the positions, or whatever, that positive or negative emotions, and that is also making our existence, isn't it? So that if the moment you will shed away all these emotions, you become so lighter. Means what is heavy is our thoughts, our mind, which is working in positive or negative, whatever the thought process, that is making us heavy. If you want to go beyond that one, it is in a smaller perspective, which I noticed, that if you go beyond that one, you will start feeling very light, just like we fly. आपने गुरुदेव को देखा होगा कभी-कभी ना, his feet doesn't touch the earth because his consciousness is so high, मतलब so pure, कि वो thoughtless state में होते हैं. तो वो ना, he's just, we also can reach to that one, but उसमें time लगेगा. But Gurudev na, he flies, he goes upward to that level. So it's a thing of perspective. मुझे ऐसा लगा कि हमको अगर उसको पाना है तो हमें ये सब चीजों से थोड़ा सा परे जाना पड़ेगा. और वो कैसे जाएंगे? वो साक्षी भाव से, वो मेडिटेशन करके. तो ये gravitation is not only in the universe, but it is also inside. That I want to convey this message through this one. Absolutely, I fully agree with you, बीना जी. जो सूक्ष्म देह से जो भ्रमण की जो बात चलती है, is purely related to this thing what you have just mentioned. No? तो बोलते हैं कि तुम अपने आप को जब संकुचित पाते हो तो फिर और ज्यादा जड़ बन जाते हो. जैसे अपने आप को आप खुला छोड़ देते हो तो वो जो मन फैल जाता है, अपने आप ही वह इतना सूक्ष्म, इतना लाइट हो जाता है कि आप फिर जस्ट लहरों की तरह, लहरों का कुछ होता है क्या, विंड की तरह कुछ होता है क्या, उसकी तरफ बाती आप भी उस लहरों की तरह, उस तरंगों को महसूस करते समय उसके साथ आप रह सकते हो. ये जरूर अनुभव है कई सारे लोगों का, और गुरुदेव तो कराते ही है ध्यान में, हमने सबने अनुभव किया. इसलिए बार बार वो ग्रेटिट्यूड क्यों आ जाता है ना, कि कहीं पे भी जब ये सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे यार, ये तो मेरा ही अनुभव है, ये तो मैंने अनुभव किया है. और वह जब अनुभव की बात आ जाती है तो मन में अपने आप वो ग्रेटिट्यूड, अपने आप वो श्रद्धा, अपने आप वो जो ग्रेस बहता है अपने थ्रू, उसके प्रति फिर कृतज्ञता और बढ़ जाती है. इतना ही होता है, और कुछ उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, तो वो कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकते. तो बड़े भाग्यशाली है, बड़ा कृतज्ञ गुरु कृपा है हमारे पर. वी आर वेरी लकी. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बीना जी. और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हैं. रमा जी, रोहिणी जी, रीता जी. ठीक है, फिर आज के सत्र को हम लोग यहीं पे समापन कर लेते हैं. पुनः एक बार कल मिलने के लिए. कल जरूर आना. अपनी पाथ पे, हर किसी की पाथ पे कोई भी हो, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स उनके जीवन में आ सकते हैं इस पाथ पे चलने के लिए, वो हमने कल के सत्र को देखा, उसको जरूर देख लेना. और जो कल का सत्र रहेगा उसमें हम लोग उसके सॉल्यूशंस के बारे में, उपायों के बारे में बात करेंगे. विद दैट नोट, आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. नवरात्रि चल रही है, डे 4 है. कुष्मांड देवी जो होते हैं, कुष्मांड देव में, कुष्मांड जो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको गुरुदेव बता रहे थे कुष्मांड के बारे में, तो बोलते ये पंकिन भी रहता है, उसको भी कुष्मांड कहते हैं. बहुत सारी विटामिन एनर्जी का वो स्रोत रहता है. तो इसीलिए कुष्मांड देवी जो अपने जीवन में ऐसी भरपूर, ऐसी इनफाइनाइट एनर्जी के सोर्स के साथ आपको कनेक्ट कर दे, ताकि आपको कभी जिंदगी में लो फीलने की जरूरत नहीं है. उस प्राण शक्ति को ऐसे ऊपर उठा दे. इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नवरात्रि के उत्सव को मनाते रहे. अभी और भी कुछ दिन बाकी है. एंजॉय. जय गुरुदेव.